नमस्कार, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वर्धन सिंह जी के साथ। आनंद, बहुत-बहुत धन्यवाद आप जुड़े आज। आज रक्षाबंधन का दिन भी है, आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ, हमारे देखने वालों को भी, सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। तो आनंद, मैं आज आपसे 3 विषयों पर बात करना चाहता हूँ। एक तरह से ये पॉलिटिकल अपडेट है 3 राज्यों का। तो मैं शुरू करूँगा आपसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश से। अभी सुबह-सुबह ही मेरे को मेरे उस पर एक अलर्ट आया कि ये केशव मौर्य जी एकदम से योगी के बहुत बड़े प्रशंसक हो गए हैं। हम और आप पहले भी बात कर चुके थे कि केशव मौर्य जी अमित शाह के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ सरकार को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एकदम से इन्हें क्या हो गया? आज सुबह-सुबह कह रहे हैं वो कि योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री देश में ही नहीं है। तो ये एकदम से एक तो ये यू टर्न, और दूसरा मैं आपसे चाहूँगा एक टिप्पणी इस पर भी दे दें कि उत्तर प्रदेश में जो बाई इलेक्शंस होने थे 10, उनकी शायद डेट अनाउंस नहीं की गई है अभी। और लेकिन हलचल ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपी में बड़ी हलचल है इन इन बाई इलेक्शंस को लेकर। तो इन 2 बातों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। आनंद। जी। मैं पहले तो बाई इलेक्शंस की बात कर लूँ। परसों जी, जब अनाउंस हुई डेट, तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा की हुई, थोड़ा हम सब लोगों के लिए थोड़ा आश्चर्य था कि महाराष्ट्र को उन्होंने नहीं इंक्लूड किया। क्योंकि 3 नवंबर को हरियाणा की असेंबली का टर्म खत्म हो रहा है और 25 नवंबर को महाराष्ट्र का हो रहा है। तो बाई एनी लॉजिक, और खास करके तब जब लाल किले के प्राचीर से एक दिन पहले प्रधानमंत्री खड़े होके मतलब ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, और दूसरे दिन ही उन मतलब वो ये सारी बातें भूल जाते हैं। तो ये थोड़ा अजीब सा था। खैर, जहां तक रही ये बाई इलेक्शन की बात, ये भी एक ताज्जुब वाली बात थी कि बाई इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन से महाराष्ट्र इलेक्शन और बाई इलेक्शन के बारे में पूछा गया, तो जो उन्होंने जवाब दिए वो थोड़ा हंसने वाले थे। और अगर मैं कहीं मान लीजिए टीचर होता और इस तरह का कोई बच्चा कहता कि आप इलेक्शन, अरे आप काम क्यों नहीं करके आए होमवर्क, तो हम कहते नहीं, इंक खत्म हो गई थी। कुछ इस तरह का है। उनका पहला जवाब ये था कि महाराष्ट्र में उन्होंने 2 कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताया कि जरा फोर्सेस की बहुत जरूरत होती है, तो 2 जगह स्टेट पे हम इलेक्शन करा रहे हैं। तो मतलब अब उनको 2 स्टेट के बाद तीसरी स्टेट में वो इलेक्शन कराने की स्थिति में नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने इंडिकेशन देने की कोशिश की। दूसरा उन्होंने बताया कि बड़े त्योहार पड़ रहे हैं उस बीच। तो भाई ये तो ऐसा देश है जहां रोज त्योहार है। हर कोई ऐसा हफ्ता नहीं निकलता है कि वो एकादशी, सकट, पूर्णमासी, तृतीया, द्वितीया, द्वितीया, उस रोज ही कोई त्योहार है। तो अगर बहानाबाजी करना है तो आपके लिए रोज त्योहार है, और बहानेबाजी नहीं कर रहा है करना है। तो अगर आपको याद हो कि रमजान के दिनों में इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग करा दी थी, इस चक्कर में कि इससे मुसलमान वोटों का वो होगा। तो खैर, ये सब लचर दलीलें हैं। आ, मैं लार्जर क्वेश्चन पर बाद में आऊंगा, लेकिन यूपी की बात बता दूं। पूरे देश में कुल 47 बाई इलेक्शन होने हैं। एक एक बाई इलेक्शन होना है लोकसभा का, वायनाड, और 46 बाई इलेक्शन होने हैं विधानसभा के। उस 46 में से 10 उत्तर प्रदेश में होने हैं। वायनाड में ये इसलिए उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं क्योंकि वहां से जो वायनाड से जो जीत के आएगा, वो इनके लिए बहुत कंफर्टेबल चेहरा नहीं है। मतलब ये क्या करेंगे, राहुल गांधी को जेल में डालो, फिर प्रियंका गांधी को भी जेल में डालो, फिर उनको भी, मतलब वो क्या क्या करेंगे। तो इनके लिए वो थोड़ा अजीब सी स्थिति हो रही है। दूसरा ये, इनको यह है कि जितनी देर हो जाए भैया उतना अच्छा। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में जो इनिशियल जितने झगड़े थे, उसमें ये निर्णय करीब करीब तय। और देखिए, ये निर्णय ऐसा लगता है कि ये निर्णय, वो जो नेतृत्व में जो 2 लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय तो ले लिया है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना है। कब हटाना है, ये टाइमिंग की बात है। तो उनको डिस्क्रेडिट करके हटाना है। कोशिश ये हो रही थी कि आदित्यनाथ को डिस्क्रेडिट करके हटाइए। तो लोकसभा इलेक्शन की सारी डिस्क्रेडिट डाल दीजिए उनके सिर पे। लेकिन वो डिस्क्रेडिट उनके चिपकेगी नहीं, उसकी वो डिस्क्रेडिट तो मोदी जी के ही सिर पे है। दूसरा ये हो रहा था कि जो स्ट्रैटेजी कई लोगों का कहना था कि 10 सीटें में उनको फ्री हैंड दे दिया जाए, और फ्री हैंड देने के बाद जब वो वहां हारे तो फिर उनको हटाया जाए।
अब इधर योगी आदित्यनाथ भी वो चेस का खेल चल रहा है। जब 10 सीटों की बात हुई तो उन्होंने 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, 30 मिनिस्टर्स फॉर दिस 10 सीट्स। ड्यूटी लग गई है, अनाउंस हो गया है। अब जैसा मोदी जी कहते हैं कि साल भर लोग इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो अब अगर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लोग इलेक्शन ड्यूटी में ड्यूटी लगी हुई है कि यहां आपको देखना है, उस पे आदित्यनाथ जी ने एक काम ये किया कि एक सीट है फूलपुर, जो मूल रूप से हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के उसमें आती है। उन्होंने वहां का इंचार्ज बना दिया केशव प्रसाद मौर्य को। और एक सीट है करहल, जहां से अखिलेश यादव जीते हैं और जो ट्रेडिशनली सब वहां के बन गए हैं ब्रजेश पाठक जी, ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब इनको ऐसा इन्होंने कर दिया है कि जैसे अगर आपको किसी को डुबोना होता है तो उसके पैर में या उसमें कहीं एक पत्थर बांध देते हैं, स्विमिंग करना, लेकिन इंश्योर करते हैं कि वो डूब जाए। तो ये दोनों सीटों पे ये इंश्योर कर लिया है योगी आदित्यनाथ ने कि इनका डूबना तो तय है, मैं डूबूं चाहे ना डूबूं। क्योंकि अगर ये कम सीटें जीतते हैं तो योगी आदित्यनाथ को हटाते हो तो इन भाई सब 2 लोगों का क्या होगा। एक तो बात ये हो गई, दूसरा बात ये हो गई कि ये जो अभी आप चेंज भाषा देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास तत्काल कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब जब केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे दिल्ली, तो योगी आदित्यनाथ ने पल्लवी पटेल को बुला के अपने यहाँ चाय पिला दी थी। पल्लवी पटेल वही है जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से एज समाजवादी पार्टी के टिकट पे उनको इलेक्शन हरा दिया था। अब इन्होंने उनको चाय पिला दी। मुझे लगता है कि कल हो सकता है कि चाय के साथ साथ खाने पे भी बुला लिया हो योगी आदित्यनाथ। तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए दिक्कत क्या है कि अगर आज पल्लवी पटेल आज बीजेपी ज्वाइन कर ले तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए तो कोई विधानसभा नहीं रह जाएगी कहां से लड़े। तो वो उनको समझ में आ रहा है और एकदम से ओवरनाइट उनको योगी जी अच्छे लगने लगे। तो ये भी चलिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। हम लोग योगी जी की क्या बात करें। अगर अजीत पवार को एक दिन पहले मोदी जी बताते हैं कि भ्रष्टतम व्यक्ति और दूसरे दिन गले लगा लेते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बहुत आसान चीज है ये सब करना, और ये पुराने लोग हैं बीजेपी के लिए, तो इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं नजर आती है। यूपी में इलेक्शन इसलिए जो मुझे लगता है नहीं करा रहे हैं क्योंकि ये इनको लगता है कि यूपी अगर मान लीजिए ठीक हो गया तो क्या निर्णय है। यूपी का निर्णय थोड़ा फंसा हुआ है अलोंग विद दी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है बीजेपी का, वो अच्छा। फंसा हुआ है देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से। तो 3-4 लोगों का एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इनको यूपी इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब एक साथ ही निर्णय लेना होगा और शायद अभी इन लोग वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। अजय जी। जी। आनंद, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं। मैं थोड़ा झारखंड की बात करूंगा, बट लगता ऐसा है कि बीजेपी कुछ भी सुधरी नहीं है जहां तक दिखने में आ रहा है। एक तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी इज एट द लोएस्ट। हर जगह जो सर्वे आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा दिख रही है, वो परेशान कर रहे हैं मोदी जी को। फिर इन लोगों की भाषा बिल्कुल नहीं बदल रही, जैसे पहले काम करते थे वैसे ही अभी। और उसमें से एक इनका जो हथियार होता है वो ऑपरेशन लोटस होता है कि तोड़ दो किसी को खींच लो। तो हालांकि झारखंड का इलेक्शन में अभी टाइम है, लेकिन वहां पे ऑपरेशन लोटस ऐसा लग रहा है कि शुरू हो चुका है। ये इस स्लाइड में मैंने एक समरी दी है झारखंड के बारे में। 81 सीट्स हैं असेंबली में। इस समय इंडिया गठबंधन के पास 45 हैं और एनडीए के पास 30 सीट्स हैं। तो असेंबली में फिलहाल मेजोरिटी है और वहां पे शिबू ये अपना हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो जेल वेल होके आए थे। लोकसभा इलेक्शन में जब आप देखेंगे तो लगभग वोट स्प्लिट हो गया था, 50-50% हो गया था। तो इसलिए बीजेपी ऐसा मान रही है कि दे हैव अ गुड चांस इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वो तोड़ दें जेएमएम को। और वही सारा शायद खेल चल रहा है। उन्होंने चंपई सोरेन को बुलाया हुआ है दिल्ली, वो दिल्ली बैठे हुए हैं। वो जैसा कि जीतन राम मांझी ने किया था बिहार में, शायद उसका हमें रिपीट देखने को यहाँ मिलेगा। तो आनंद, आपके विचार से ये झारखंड में क्या खेल चल रहा है? आनंद। हाँ, मैं थोड़ा इसका एक चीज और बता दूं। मेरे पास तत्काल वो मैं डेटा देख रहा था कि अगर सामने मुझे कहीं मिल जाता। जो अभी इलेक्शंस हुए 2024 के,
नाउ झारखंड इज द ओनली स्टेट जहां पे इंडिया गठबंधन पीछे है एनडीए से, मतलब इन टर्म्स ऑफ पीछे किसमें, जो विधानसभा की सीट के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब एक आप ये देखते हैं ना कि किस सीट पे किसकी, कौन आगे है कौन पीछे है, उसमें अगर देखा जाए तो विधानसभा की सीट, मेरे पास तुरंत वो डेटा नहीं है, लेकिन बाय 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 मेमोरी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो उसमें पीछे है। अब मुझे जो लगता है, जो मेरी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये इंजीनियर्ड बाई बीजेपी है, इसको क्या कहना, मतलब चेंज ऑफ हार्ट उनका कहना, मुझे ह्यूमिलिएशन हुआ, मुझे, अरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन ने तो एक अच्छी परंपरा डाली थी। हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को बनाने के बजाय आपको इसलिए बनाया था कि आप सीनियर मोस्ट थे, तो ये वो इज्जत तो बख्शी थी आपको। अब आपका कहना है कि वो जो आप अगर स्टेटमेंट देखिए तो बहुत चाइल्डिश है कि मुझे बुलाया तो एकदम से बताया नहीं तो वो अरे भाई, मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि जिस पार्टी में आप 40 साल तक रहे और आपने कहा कि मैंने ये किया वो किया, उनमें इन सब बातों पे आपको छोड़ना चाहिए। वो सीधे सीधे बीजेपी का ऑफर है। अब बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि जो मुझे लगता है, अगर ये चंपई सोरेन को अपने साथ लेते भी हैं तो उसका कितना इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज फायदा होगा, ये थोड़ा एसेस करना अभी मुश्किल है, क्योंकि वहां पे एक बड़ा हिस्सा ऑफ ट्राइबल वोट वैसे भी बीजेपी के साथ था, और बाबू मरांडी और ये सब लोग उनके साथ थे। अब उसमें चंपई सोरेन उसमें क्या ऐड करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, झारखंड में एक नए, अब तो ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे ना, अब चंपा सोरेन जब वहां जाएंगे तो एमएलए का टिकट लेने के लिए तो जाएंगे नहीं, तो वो भी एक दावेदार होंगे। तो बीजेपी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स जिसको आप पूरे देश में देख रहे हैं, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी, वो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की तरह ये कहीं उनके अगेंस्ट ना बैठ जाए। वैसे झारखंड इज दी ओनली स्टेट जहां पे आ, मेरे हिसाब से आज एडवांटेज इंडिया नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, देयर इज नो एडवांटेज इंडिया। मैं जैसे बाकी जगह हरियाणा में मैं कहूंगा एडवांटेज इंडिया, महाराष्ट्र में कहूंगा एडवांटेज इंडिया, लेकिन झारखंड इज अ ओपन इलेक्शन। अब दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन जेल में थे, और जेल में रहने के बाद हम सब लोगों की कलेक्टिव विजडम ये कहती थी कि भाई उसका एक उनको सिंपैथी वोट का एडवांटेज मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अब हेमंत सोरेन कुर्सी पर रहने के बाद सरकार बनाते, देखिए बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि वहां पे उसकी सरकार रहेगी तो उसको जीतना ज्यादा आसान हो जाएगा, तो बीजेपी बिल्कुल सरकार तोड़वाने के चक्कर में रहेगी, क्योंकि इलेक्शन तो अब राउंड दी कॉर्नर है ना, इलेक्शन को दिसंबर में हो जाना है, हम अगस्त खत्म कर रहे हैं, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में कभी नोटिफिकेशन जारी ही हो जाएगा लेटेस्ट। और अगर उसको महाराष्ट्र के साथ किया तो हो सकता है कि सितंबर में ही वो हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ये कॉल लेगी कि बीजेपी वांट्स इलेक्शन अंडर रिजीम ऑफ हेमंत सोरेन या प्रेसिडेंट रूल के, उसमें वो बीजेपी को देखने वाली बात है। बीजेपी मेरे ख्याल में ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी अगर प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन होता है, तो झारखंड में मैं प्रेसिडेंट रूल को रूल आउट नहीं कर रहा हूं एज ऑन डेट। अब उसका कितना असर पड़ेगा, हेमंत सोरेन को सिंपैथी और बढ़ेगी कि कम होगी, ये अभी थोड़ा इट इज टू अर्ली टू एसेस, लेकिन जी यस, चंपा सोरेन मोर और लेस बीजेपी में जाने को मोर और लेस तैयार। जी जी आनंद। तो अब लास्ट में मैं आता हूं हरियाणा पर। तो हरियाणा का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहां 90 सीट हैं। एनडीए इस वक्त उनके पास 43 सीट्स ही हैं, ऑपोजिशन के पास 32 सीट हैं। तो एक तरह से ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल तो लगा नहीं है, वो जस्ट उसे छोड़ दिया है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो किसी ने प्रेस भी नहीं किया इसके लिए। और लोकसभा में जब अभी इलेक्शंस हुए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छी खासी जीत इंडिया अलायंस की हुई थी। इनको 5 सीट मिली थी, जो काफी पहले से काफी ज्यादा मिली थी, और बीजेपी यहाँ पर डाउन गई थी। यहाँ पर आनंद, 2-3 चीजें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो आजकल चर्चा चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहला तो है कि यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस में इनफाइटिंग है। इसमें 3 ग्रुप बने हुए हैं,
वो आपस में झगड़ रहे हैं। एक तो हुडा का ग्रुप है, कुमारी शैलजा और फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला का। तो एक इस पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे ज्यादा सीट्स मांग रही है, ये भी न्यूज में बना है। और फिर लोकल लीडरशिप बीजेपी में है नहीं और एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट। तो ओवरऑल इंडिया गठबंधन को फायदा सा लग रहा है, लेकिन इसमें आपकी टिप्पणी चाहूंगा, आनंद। इसको 4-5 फैक्टर हैं अजय। पहला फैक्टर मैं एक-एक करके बात करूं, इनफैक्टिंग कांग्रेस में रणजीत सिंह सुरजेवाला बहुत मैटर नहीं करते, मतलब उनके उनके फैक्शन को आप कोई इफेक्टिव नहीं कह सकते। एक आध विधानसभा के टिकट के लिए इंसिस्ट करेंगे, 1 या 2 या 3, वो मिल जाएगा। वो कोई ऐसा नहीं कि हाँ, शैलजा कुमारी और हुड्डा के बीच में हरदम खींचतान रहती है। लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस हैज मेड इट एब्सोल्युटली क्लियर कि वो पूरी तरह से हुड्डा को बैक कर रहे हैं। वहां उनका जो चीफ मिनिस्टर फेस है, वो या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या दीपेंद्र हुड्डा, वो या उनके लड़के, इस तरह की बातें हो रही है। तो वो फेस वही है। तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न। दूसरी तरफ बीजेपी में जो दिक्कतें हैं कि बीजेपी का इंटरनल जो झगड़े हैं ना, वो जो वो कहते हैं ना हमारा डिसिप्लिन ऐसा है, वो बाहर नहीं आते। लेकिन कभी कभी अगर फोड़े को खोल दीजिए तो वो ज्यादा जल्दी सूख जाता है। जो यूपी में जिस तरह का एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, जो जैसे लग रहा है ना पार्टी बिल्कुल बिखर गई है, वो कमोबेश स्थिति वहां पे भी है। वहां पे आपने पहले सैनी जी को बना दिया है, जाट वहां पे गुस्सा हो रहे हैं, वो एक फिर वैश्य समुदाय है, खट्टर जी उससे आते हैं। वहां की भी खींचतान अपने अपने ढंग से हो रही है। तो बीजेपी की खींचतान हो सकता है पब्लिकली उतना विजिबल ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस से कम नहीं है। तीसरी जगह आ जाइए जो जो थोड़ा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब वो जाट वोट किसका है? तो जाट वोट के पिछले चुनाव में, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में 3 दावेदार थे। कांग्रेस, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, मतलब चौटाला जी के एक लड़के की, और आईएनएलडी, वो जो हरियाणा वाला लोकदल, जो अभय चौटाला। तो 3 लोग जाट उसके लिए थे। लेकिन आज की तारीख में जाट वोट पूरी तरह से कांग्रेस के साथ अलाइंड है। जेजेपी अब तो कहीं कुछ उसका है नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल मतलब आईएनएलडी और बीएसपी में एक टाइप हो गया है। अब वो आईएनएलडी और बीएसपी के टाइप का क्या मतलब है? मतलब यह है कि चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बीएसपी और आईएनएलडी इस समय वो बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे खेल रहे हैं। मतलब देखिए, बीएसपी अब तो काफी विजिबल हो गया है कि किस तरह से बीजेपी इनको प्रमोट करती है, फिर लड़ाती है, फिर क्या होता है। तो वो इनके प्रॉम्प्ट पे खेलना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। वहां पे 2 फैक्टर और हम लोग बात कर लें। एक फैक्टर है आम आदमी पार्टी वाला। अब आम आदमी पार्टी कितना गेम स्पॉइलर होगा, ये देखने वाली चीज है। मुझे 2 चीजें लगती हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल आते हैं, तब मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन का कोई ना कोई एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब वो मुझे नहीं मालूम वो क्या फॉर्मूला। वो मिलके चुनाव लड़ेंगे, वो टैक्टिकली एक दूसरे को कि भाई ठीक है तुम भी लड़ जाओ, हम भी यहां से लड़ जाए, फ्रेंडली, वो, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा अरेंजमेंट। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे इंडिया गठबंधन का कोई फॉर्मल अलायंस होगा। वो आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। अब उस पर लोगों का अलग अलग टिप्पणी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे बीजेपी का फायदा होता है, कुछ लोग, लेकिन आम आदमी पार्टी जाटों की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी का भी जो जो वोट पे डाका डालेंगे, जो मुझे लगता है वो ज्यादा डाका डालेंगे बीजेपी के वोट पे। तो वो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बड़ा फैक्टर हुआ है। किसान तो एक फैक्टर था, लेकिन उसके बाद 2024 का इलेक्शन हो चुका है। ये विनेश फोगाट वाला जो फैक्टर है, वो मेरे ख्याल में हरियाणा की अस्मिता के साथ उसको जुड़ गया है। और उसको केवल जाट सेंटिमेंट के साथ नहीं, विनेश फोगाट को हरियाणा के बाहर भी और हरियाणा के अंदर भी वो एक लार्जर जो हरियाणा प्राइड की बात है, उसके साथ कहीं जुड़ गई है वो। अब उस, अच्छा, जुड़ भी गई है। दूसरा यह है कि
वहां स्पष्ट हो गया है कि विनेश फोगाट अपने को कांग्रेस के साथ अलाइन कर रही है, वो दिखेगी, विजिबली है। अब वो कांग्रेस का प्रचार हेलीकॉप्टर से करेंगी कि ट्रक से करेंगी कि बस से करेंगी कि कार से चले करेंगी कि पैदल करेंगी कि घर में रह के करेंगे, ये अभी इट इज टू अर्ली टू डिसाइड। लेकिन वो है कांग्रेस की साइड, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। राइट। अब उस सिंपैथी कह लो, गुस्सा कह लो, जो भी चीज हुई है विनेश फोगाट के साथ, क्योंकि अब लोग ये मानते हैं साजिश हुई है। लोग ये भी मानते हैं कि जब वो उस दिन एयरपोर्ट पे आई, तो वो जो मंडोरिया जी जो पैसा लिखा रहे थे कि इसके ऊपर इतना खर्च किया, इसके ऊपर इतना खर्च किया, इसने चाय पी 5 रुपए की, बिस्किट खाया 2 रुपए का, रिक्शा लिया 10 रुपए का, इस तरह के जो डिटेल लोकसभा में कह रहे थे, वही एक गुलदस्ता लेके आ गए होते, सैनी जी गुलदस्ता लेके आ गए होते। और हरियाणा सरकार की तरफ से ये आया है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए हम लोग वहां नहीं गए। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या सांस लेने पे भी लग गया है? आप अपनी अपनी कार से चले गए होते, या इन लोगों को सरकारी गाड़ियों पे चलते चलते आदत ये हो गई है कि इनकी जो निजी कार होगी वो शायद स्टार्ट स्टार्ट भी नहीं होती होगी, बैटरी फैटरी भी मालूम नहीं कहाँ होगी। मतलब हाउ यू कैन से कि एमसीसी लग गया है इसलिए हम एयरपोर्ट नहीं गए हैं किसी को करने। आपका कोई पॉलिटिकल आदमी तो आ नहीं रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी हैज आल्सो गिवन अप एज फार एज विनेश फोगाट इज कंसर्न। उसका डैमेज कंट्रोल भी करते हुए नहीं दिखाई दे रही है बीजेपी। और मेरे हिसाब से विनेश फोगाट एक बड़ा फैक्टर होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अजय जी आनंद, तो राजनीति तो बहुत तेज गति से चलती रहेगी अगले एक आध महीने में। अगली बार मैं आपसे बात करूंगा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर को लेकर। तो आपने टाइम निकाला, आप धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू अजय, थैंक यू अजय।